और आपात अमेरिका वर्सेस ईरान और एक बार फिर से महाविनाश की करेंगे, यानी वर्ल्ड वॉर की करेंगे। महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही, क्योंकि मिडिल ईस्ट से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच और इन सब के तनाव के बीच अब शांति प्रस्ताव की नई कड़ी जुड़ गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें परमाणु संवर्धन की सीमा 3.67% तक तय करने, $25 अरब रिलीज करने और हॉर्मुज स्ट्रेट से ब्लॉकेड हटाने जैसे ऑफर शामिल बताए जा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी अगर हम बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की हम जो बात कर रहे हैं, इस प्रस्ताव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान को एक और मौका दिया है, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं चाहता हूं कि कम से कम लोगों की जान जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त तेवर दिखाए। ईरान के संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका पर छिपी हुई चालें चलने का आरोप लगाया है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व से भी आगे जाएगा और अमेरिका को इसका करारा जवाब मिलेगा। उधर इजरायली मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई बैठक में भी मतभेद सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो जेडी वेंस बातचीत जारी रखने के पक्ष में थे, जबकि पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अब तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हैं कि आखिर क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या मिडिल ईस्ट एक बड़े टकराव की तरफ अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिका ने ईरान को नया शांति प्रस्ताव भेजा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। ईरान के मसौदे के जवाब में शांति प्रस्ताव भेजा गया है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए मसौदा भेजा था। अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शांति प्रस्ताव या नई चाल, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। ईरान को भेजे गए प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है। हमने ईरान को एक और मौका दिया है, वो ये कह रहे हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहता हूं कम से कम लोगों की जान जाए। यानी धमकी देते हुए, डराते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने एक और मौका दिया है, हम नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। They have the good of the people, because some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people, and they have to have the good of the people. There's a lot of anger now in Iran because people are living so badly. There's a lot of foment that we haven't seen before so much, and we'll see what happens. और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े रितेंद्र माथुर, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि कहानी सिर्फ एक ही है, दोहराई जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रास्ता निकालने की तैयारी तो की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ फिर से जो है वो धमकी दी जाती है। धमकियों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। अब ऐसे में कहां पर ये महायुद्ध इस वक्त नजर आ रहा है आपके नजरिए से? आशीष, महायुद्ध जो है, युद्ध जो है सही दिशा में जा रहा है, यानी युद्ध हो नहीं रहा है। अच्छी खबर ये भी है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डोमेस्टिक फ्रंट में भी, कि वह इस युद्ध को आगे ना बढ़ाएं। वहां पर प्रस्ताव ऑलरेडी यूएस कांग्रेस में पेश किया गया है। डेमोक्रेट्स ने पूरा सपोर्ट दिया है और कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स भी शायद पार्टी लाइन तोड़कर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे। इस प्रस्ताव में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बतौर राष्ट्रपति युद्ध शुरू करने की जो छूट है उसको सीमित किया जाए। ये प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन प्रस्ताव पेश हुआ है, ये ही बहुत बड़ी कामयाबी है डेमोक्रेट्स के लिए। अब वहां पर जो सेनेट है, सेनेट में
बढ़ोतरी मात्र 47-53 यानी 6 सीटों की बढ़त है रिपब्लिकन्स को। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस में 212 218 महज 6 सीटों की बढ़त है। तो अगर समझिए कोई 6 या 7 रिपब्लिकन्स पार्टी लाइन तोड़कर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते हैं तो फिर अमेरिका में तो भूचाल आ जाएगा। भविष्य में भी डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध शुरू करने की छूट पर एक तरह से अंकुश लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से महायुद्ध जो है युद्ध जो है वो अब आस्ते आस्ते नो युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जी माथुर साहब, ये कहानी पहले ही जी। खत्म हो जानी चाहिए थी। आपको नहीं लगता कि कहानी जबरदस्ती जो है वो अब और ज्यादा खींची जा रही है? इसमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। प्रस्ताव भी सामने आ ही गया है, हालांकि वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं वो। नहीं, इसमें ऐसा है कि लड़ाई को खींचा नहीं जा रहा है, लड़ाई खींची नहीं जा रही है। ये कैसा है कि इसके अंदर एक ऐसी सरकार की वो व्यवस्था करने की कोशिश चल रही है जो दुनिया के लिए आगे जाके लड़ाई ना लड़े, और इस कोशिश में ही ये सारा टाइम लिया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप टाइम ले रहे हैं क्योंकि वहाँ सिविलियंस जो हैं वो जनता इस तरीके की नहीं है जो वहाँ की सरकार जो समय पावर में बैठी हुई है, रेजिम जो बैठी हुई है, वो लड़ना जंग से चाहती है। ऐसे वहाँ की सिविल पब्लिक जो सिविलियंस है वो नहीं चाहते, और इस जनता को बचाना ही डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है। इसमें इसराइल का भी उनको समर्थन है। इसराइल का भी आग्रह यही है कि वो जाम जनता को बचाए। जैसे देखिए, थोड़े दिन पहले आपको पता चला होगा कि वहाँ पे वो लोग 28 फरवरी को चाह रहे थे कि ऐसा राष्ट्रपति वहाँ बैठा दिया जाए जो हमारा समर्थक हो, जबकि एक आदमी को पकड़ा गया था और उसको कुछ जो पुराना राष्ट्रपति था अहमदी नाम से, तो जिहादी कुछ नाम था उनका। तो एनीवे ये 2 राष्ट्रपति थे, उनको राष्ट्रपति बनाने की कोशिश चल रही थी। अब क्या हुआ कि जब वो फ्लॉप हो गया उस कोशिश को पूरा करने में, तो उनको फिर ये समय लेना पड़ा। तो ये सब स्ट्रेटजी। और दूसरा कैसा है कि एक अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ वैचारिक मंथन, वैचारिक मतभेद, बहुत सारी चीजें सामने निकल के आती है। तो इस तरीके से वहाँ पर कि ईरान के पास तो एक ही ऑर्डर है कि जो ऊपर से आ रही ये जो आतंकवादी संगठन उनको जो कहेंगे, IRGC कहेगा वो करेंगे। या राष्ट्रपति को तो थोड़ा सुनते, थोड़ी बहुत राष्ट्रपति सुनते, राष्ट्रपति भी उन्हीं की भाषा में बोलता है। तो वहां तो कोई दूसरा मतभेद नाम की कोई चीज नहीं आती। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के नाम पे कम से कम अमेरिका में कंट्रोल तो है कि कभी इतना युद्ध लड़ दिया आपने, इतना खर्चा हो गया, और खर्चा करना है, कितना करना है, क्यों करना है, बताओ हमको पहले। तो सब बताएंगे, तब उसके बाद आगे परमिशन देंगे वो लोग, क्या पगे लड़ो। तो ये अच्छा है कि दोनों चीजें आ रही सामने, पर यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से इस विवाद का अंत निकलना चाहिए। युद्ध खत्म हो, बहुत अच्छी बात है, टल रहा है और रहती अच्छी बात है। जैसा भी उनका समय सीमा समाप्त हो गई है, तो युद्ध होना चाहिए था इस समय। तो अब वो उसको टाइम दे रहे हैं, शांति प्रस्ताव आ गया, उस पर चर्चा करते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। जी बिल्कुल। और मनोज जी का मैं रुख कर लेता हूं। मनोज जी, प्रस्ताव आया है, 50 और 47 का आंकड़ा जो वो देखने को मिला है, वीटो के इस्तेमाल करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में ईरान वो शर्तें नहीं मान रहा है, ये भी एक समस्या है। अमेरिका प्रस्ताव पर प्रस्ताव भेज रहा है, उधर ईरान भी प्रस्ताव पर प्रस्ताव भेज रहा है। क्या ये वक्त वाकई सीजफायर वाला जो अल्टीमेटम दिया गया कि लास्ट मोमेंट पे है वो खत्म हो सकता है? क्या उस हिसाब से अगर देखें इस महायुद्ध को, तो क्या अब ये महायुद्ध दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है कि महायुद्ध 2.0 की कहानी अब फिर से लिखी जानी चाहिए, या नजर आने वाली है ऐसा कुछ हलचल देख पा रहे हैं क्या आप? अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जिस तरह से अमेरिका के पार्लियामेंट सीनेट ने जिस तरह से एक रुख दिया है, वो एक कॉशियस भी किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप जो है इंडेफिनिट वे में जो है आप युद्ध नहीं चला सकते हैं। हालांकि जब जब ट्रंप जो है पार्लियामेंट में गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि युद्ध तो है ही नहीं, सीज फायर तो ऑलरेडी अप्रैल 1st और 2nd वीक में हो ही चुका है। लेकिन बहुत ही सेंसिटिव पार्लियामेंट है, और अमेरिका को या सीनेट को या कांग्रेस को मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग है। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक अमेरिका जो है का पार्लियामेंट जो एग्जांपल सेट करने की हो जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति कोई भी आदमी बन जाए और वर्ल्ड को उथल पुथल नहीं कर सकता है, उसको चेक करने के लिए उसका पार्लियामेंट सीनेट है जो कि उनको एक डायरेक्शन दे सकता है, उसको चेक कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा संदेश वर्ल्ड में भी जाएगा कि
कोई भी पर्सन जो है अगर प्रेसिडेंट बन जाता है और वो कुछ भी कर ले और नेबरिंग कंट्री के साथ हमला कर दे या और कुछ विदेश नीति को खराब कर दे पर्टिकुलर कंट्री का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे तो चेक होगा ही और आने वाले समय में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे लग रहा है कि बन रहा है। भले एक 4-5 दिन और ट्रम्प ले ले टाइम, और जो भी अगर धमकाने का अंदाज है वो 4-5 दिन और हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है राउंड द टेबल टॉक पे आना पड़ेगा अमेरिका को, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक और टॉक होगा और ट्रम्प का ये रुख रहेगा कि जो भी मैक्सिमम हो, जो भी मिले ईरान के साथ, अभी एटलीस्ट जो है वो किसी न किसी रूप में इस युद्ध से बाहर निकल जाए। ये हम लगता है कि सबसे पहला प्रायोरिटी होगा। अगर वो फिर से अगर हटगर्मी करते हैं, हालांकि ट्रम्प के पास ये भी मौका होता है वहाँ पे कि जिस तरह से एक प्रस्ताव पास किया गया है और उसमें एक डिबेट डिस्कशन होगा, और इस पर डिपेंड करेगा कि इसको ट्रम्प मानता है या नहीं मानता है। अगर नहीं भी मानता है तो आने वाले जो इलेक्शन होने वाला है, मिड इलेक्शन जो होता है नवंबर में जो होगा, उसमें फिर से लगता है कि और रिप्रेजेंटेटिव जो है ट्रम्प के अगेंस्ट आ सकते हैं और इससे जो है हार हो सकता है। अगर रिपब्लिकन की हार हो जाती है कांग्रेस में, तो फिर जो है इम्पीचमेंट और दूसरे तरह का जो है प्रोविजन जो है वो हो सकता है। तो एक पॉजिटिव लग रहा है कि एक डायरेक्शन में जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग पॉजिटिव देख सकते हैं। और वही जो है ईरान भी को भी जो है डिफरेंट पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग देखते आए हैं कि पिछले 30-40 साल से जो है जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान ने डोमिनेट किया है, मुझे लग रहा है कि अगर वो पावर बन जाता है किसी न किसी रूप में, युद्ध अगर शांत हो जाता है, तो उनका जो रुख रहा है जितने भी मिडिल ईस्ट 7 कंट्रीज हैं उनके साथ, उसको चेंज करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव माहौल देना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी का सेंस देना पड़ेगा, तभी जो है मिडिल ईस्ट शांत रहेगा। क्योंकि ऑयल को लेकर के हम लोग देखते हैं कि पिछले 40-50 साल से जो है मिडिल ईस्ट किसी न किसी रूप में डिस्टर्ब रहा है, और अमेरिका का ये रहा है कि उस मिडिल ईस्ट में जो है उनका वर्चस्व रहे ताकि ऑयल पे कंट्रोल किया जा सके किसी न किसी रूप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग के पॉजिटिव वार्ता देख सकते हैं, और युद्ध जो है ऐसा लग रहा है कि अब लास्ट पड़ाव पे चल रहा है। ठीक है, मैं इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों के सामने रख देता हूं। पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर यह सामने आ रही है। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी देखने को मिली। ईरान दस्तावेज पर साइन करे वरना हम पूरे मामले को खत्म करेंगे। ये नई चेतावनी, नई धमकी के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बड़ी बड़ी धमकियां देते हुए नजर आ रहे। एक बार फिर से धमकी दी और कह रहे हैं कि ईरान दस्तावेज पर साइन करे वरना हम पूरे मामले को खत्म कर देंगे। विकास कर लेते हैं। विकास अब्दुल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए। विकास, एक के बाद एक नई धमकियां और इस बीच एक और धमकी जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है कि ईरान दस्तावेज पर साइन करे वरना पूरे मामले को खत्म करेंगे। कैसे देखें इस धमकी को? जी बिल्कुल, देखिए दबाव की एक कूटनीतिक राजनीति जो वो चली जा रही है ताकि कहीं ना कहीं ईरान जो है झुके, लेकिन हालांकि ईरान के झुकने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उनके जो अमेरिका के सेनेट की स्टेटमेंट भी आई, उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो आज के समय के हिसाब से उसको जवाब दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है उसको लेकर, और दबाव दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं, पिछले जब से ये एक शांति वार्ता का माहौल शुरू हुआ वो है, समझौता जो शुरू होने की पहल शुरू हुई, इसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका को भी अंदाजा हो चुका है कि इस युद्ध का नुकसान अमेरिका को जितना हुआ या ईरान को जितना हुआ, उससे ज्यादा फायदा रशिया और चाइना ले रहे हैं। उनकी ट्रेड डील्स बढ़ रही हैं, रशिया के जो ऑयल है उसका एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज जो है वो ज्यादा पावरफुल बन के आने वाले समय में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो चीज वो बैकफायर कर रही है, और अब खैर समझने में बहुत समय लग गया है ट्रंप को, लेकिन अब शायद चीजें कुछ सुलझती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए अमेरिका भी जो है जितने युद्ध किए हैं कहीं भी तो युद्ध खत्म नहीं किए हैं, और वही हालात अभी यहाँ भी दिख रहे हैं। उसको लग चुका है कि वो युद्ध में फंस चुका है, युद्ध बड़े ज्यादा समय तक चल सकता है। अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, जो उनका फ्यूल है वो $4 के ऊपर पहुंच चुका है, जो कभी $1.5-2 के बीच में रहता था। तो इसी कारण कहीं ना कहीं अब उनको बैकफायर अपने लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, जिसको संभलने के लिए संभालने के लिए जरूर एक शांति समझौता हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ धमकी भी दी जा रही है कि अपना एक वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ताकि कल को शांति समझौता होगा तो ट्रंप ये कह सकते हैं
कि हमारी धमकी से ही समझौता हुआ है, यानी कि हम ईरान हमारे आगे झुका है, लेकिन फिलहाल क्या इन शर्तों पर समझौता होगा ये देखना होगा, क्योंकि ईरान भी IRGC मतलब कहेंगे, वो भी इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका 25 अरब डॉलर रिलीज करने को तैयार है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूएस ने हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने का भी ऑफर दिया है। ईरान के सामने 3.67% संवर्धन सीमा तय करने का प्रस्ताव। ईरान को अमेरिकी शर्तें जो दी गई हैं वो सामने आई हैं। यूके देवनाथ सर, ये तो एक थोड़ी सी रात भरी खबर के तौर पर इसको देख सकते हैं। 25 अरब डॉलर रिलीज करने को तैयार है अमेरिका। दूसरी तरफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने को भी ऑफर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 3.67% संवर्धन सीमा जो है वो तय किया गया है। ये प्रस्ताव भी दिया गया है। जी हाँ, देखिए, जब जहां तक यूरेनियम की बात है, ईरान चाहता है कि ये प्रोसेस किया जाए। ईरान ने इस प्रोसेस को फॉलो करने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन पेंच कहाँ अटका हुआ है? पेंच अटका हुआ है कि पूरी जो यूरेनियम का संवर्धन या डी संवर्धन, अब तो उसमें एक तरह से मिक्सिंग करके उसकी जो पोटेंसी है वो 60% से कम करके 3.67% करने की बात हो रही है। अमेरिका चाहता है कि ये सब अमेरिका के संरक्षण में, अमेरिका में। ये है फर्क। जबकि ईरान कह रहा है कि ये सब कार्रवाई करने के लिए ईरान राजी है, लेकिन वो IAEA के सुपरविजन में, रूस में बहुत बड़ा अप्रोच में डिफरेंस है। दूसरी चीज है कि जहां तक ये $25 बिलियन की बात है, अमेरिका कह रहा है रिलीज करेगा। हो क्या रहा है कि ईरान ने जो 15 पॉइंट दिए थे, ये ईरान का पैसा वापस करो, जो ईरान का फ्रोजन पैसा वापस करो, उसका एक बिंदु मात्र है, एक पॉइंट है, और उसमें एक पॉइंट में भी ये पार्शियल पैसा रिलीज किया जा रहा है। अब इसके साथ लिंक्ड दूसरे फैक्टर्स हमें याद रखने पड़ेंगे। वो ये कि अमेरिका जब इस पैसे को रिलीज करेगा तो शर्तों के साथ रिलीज कर रहा है कि वह किसको पैसा देगा, किसको नहीं देगा। क्या ये पैसा ईरान की सरकार को आएगा या ये पैसा ईरान के उन उद्यमियों को जाएगा जिन्होंने उस वक्त अमेरिका में ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और उस वक्त अमेरिका ने ये पैसा अमेरिका में ही जब्त कर लिया था। तीसरी बात, ये पैसा जब अमेरिका रिलीज करता है तो शर्तों के साथ रिलीज करना चाहता है कि इस पैसे का इस्तेमाल ईरान किस तरह से करेगा। ये नहीं है कि कार्टा ब्लैंच दे दिया पैसा और उसके बाद ईरान उससे जो मर्जी खरीद सकता है या खर्च कर सकता है। नहीं, अमेरिका शर्तें दे रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल ईरान फलाने 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 मुद्दे के लिए कर सकता है। शायद जो पैसा खर्च होगा वो भी क्रय, उसका जो परचेज है या इंपोर्ट है, जाहिर बात है अगर विदेशी मुद्रा है, इंपोर्ट जो है वो अमेरिकन या अमेरिका द्वारा समर्थित सरकारों से वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये $25 बिलियन लेकर ऐसा नहीं है कि ईरान उसको रूस की तरफ भेज दे या ईरान उसको चाइना की तरफ भेज दे। तो बहुत सारी शर्तों के अंदर शर्तें हैं, इतना आसान नहीं। इन एनी केस ईरान कह रहा है कि असली जो फंड लॉक्ड है वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड। ईरान दावा कर रहा है कि पूरी दुनिया में अमेरिका के कहने पर अलग अलग देशों ने $100 बिलियन के बराबर उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं। फ्रोजन एसेट्स तो जापान में है, फ्रोजन एसेट्स यूरोप के देशों में है, इंग्लैंड में है। इन सब देशों ने अमेरिका के दबाव में आके 1979 के बाद एक एक करके क्रमशः जो ईरानियन इन्वेस्टमेंट थी इन देशों में उसको फ्रीज कर दिया। ईरान के जो धनाढ्य लोग थे, ईरान में भी अमीर लोग होते थे 1979 की पहले, उन्होंने जो विदेशी बैंकों में अपना पैसा रखा हुआ था उसको इन सरकारों ने फ्रीज कर दिया था। तो अमेरिका की सरकार को इन देशों को भी, इंग्लैंड को, जापान को भी
कहना पड़ेगा कि वह जापानीज बैंक में या ब्रिटिश बैंकों में जो ईरानियन एसेट्स है उसको रिलीज करे। तो मामला इतना सिंपल नहीं है कि अमेरिका मान गया। जी ठीक है माथुर साहब, मैं दो रिपोर्ट का जिक्र करना चाह रहा हूं। एक तो यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के करीब करीब 42 एयरक्राफ्ट ड्रोन तबाह हुए या गंभीर रूप से डैमेज हुए। पहली रिपोर्ट है ये, ठीक है, एक ये नुकसान है। दूसरी एक रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें अमेरिका और इसराइल ने जो युद्ध सिर्फ ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को कमजोर करने के लिए नहीं किया था, बल्कि तख्ता पलट की योजना थी। इन दोनों ही रिपोर्ट से क्या आप सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं? जी, इन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि जैसे तख्ता पलट की जो आपने बात कही है, तख्ता पलट की कोशिश तो थी और अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गई है, ये अभी भी है। और पाइपलाइन में चीज, पाइपलाइन क्या खुली है बात है तो, और प्रस्ताव का एक पक्ष ये भी है कि आप तो ये सब संवर्धन यूरेनियम की जो बात आ रही है, तो यूरेनियम संवर्धन को उन्होंने 3.6 जैसा आपने बताया, तो उतना करने के पीछे इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। बाकी एटॉमिक एनर्जी, एटम बम नहीं बनाया जा सकता, पर एटॉमिक एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये एक कोशिश है और इसके लिए दबाव उनने बनाया। दूसरा, उन्होंने जो पैसा देने की बात कही, ये पैसा जो हार्डली आप 50 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे, आप 25 कर दिया उसको, और आधे एक का भी आधा कर दिया आपने। तो ऐसा है कि वो खाली ये है कि जैसे आप हार्मोस के ऊपर जो टैक्स वसूली का काम कर रहे हो, वो चीज बंद करो। ये दबाव उस तरीके का बनाने की कोशिश हो सकती है, एक फाइल। दूसरा, ये बार बार दबाव अमेरिका की जो कांग्रेस ने कहा है कितना खर्चा हुआ, ये बात सही है। इनके बहुत सारे फाइटर प्लेन्स, जैसे एक F-35 प्लेन को नष्ट किया गया है और हुआ है नष्ट, और भी कई जहाज नष्ट हुए हैं। अब वो दूसरी बात है कि अमेरिका पर डे एक फाइटर प्लेन बनाता है और तैयार करके वो ले आता है, तो खैर ये अमेरिका की ताकत है, उसके पास 3000 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स हैं, इसलिए उसकी सेना पे कोई असर नहीं पड़ता इन चीजों का। तो ये सब बातें समझ के चलने वाली है। दूसरा, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी का जो यूज किया हुआ है, जितनी भी मिसाइल्स हैं या और जो ड्रोन्स हैं, इनको मारने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हाई लेवल की यूज कर रहे हैं, और उससे जो इनको फायदा हो रहा है वो उस चीज का एक्सपेरिमेंटली यूज कर रहे हैं कि हमारे जो आर्म्स ठीक तरीके से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक्सरसाइज भी चल रही है। तो इसमें ईरान एक कबड्डी का मैदान बना हुआ है, तो ईरान के नेताओं को ठीक समझना है, चाहिए। वापस लौटूंगा सर, जरा एक बड़ी जब तक हमें- जानकारी साझा कर दूं अपने दर्शकों से। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छिपी हुई चालें चल रहा है अमेरिका, हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। गालिबाफ की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि छुपकर जो है वो चालें चली जा रही है अमेरिका के द्वारा, और अगर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। माथुर साहब, कौन सी ये छिपी चालों का जिक्र जो है गालिबाफ साहब कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, अगर हमला होता है तो हम करारा जवाब देंगे? वो यही चाहते हैं कि हम लोग युद्ध लड़ें, क्योंकि लड़ना ही उनको फितरत में भी है, और इसके लिए काफी सालों से तैयारी भी कर रहे हैं। चाइना से हथियार ले रहे हैं, हम रूस से हथियार ले रहे हैं। हथियार आप खाली घर में कोई शोकेस में सजाने के लिए तो नहीं जाते, लड़ने के लिए लिए जाते हैं। तो आज लड़ने का मैदान में मौका मिला है तो लड़ रहे हैं, और बाकी धमकियां इनकी और कुछ नहीं है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे, ये इनके सारे नेता की भाषा बोलते हैं, और पिछले 10-20 साल से बोल रहे हैं सब, और आज तक कुछ उसका 1 इंच भी नहीं फाड़ पाए कुछ भी। तो ऐसे में आप देखिए कि इनकी जो ये धमकियां भपकियां ही है और कुछ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुश्किल कैसी है, कोई व्यापारी आदमी हर समय डील 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 लैंग्वेज में बोलते हैं, आई एम डीलिंग विद इन दिस वे, आई एम डील यू इन दिस वे, आई एम गिविंग यू दिस ऑफर। मनोज जी, वो गए तो थे डोनाल्ड ट्रंप डील के, जिस चीज का माथुर साहब जिक्र कर रहे हैं, उसी डील के चक्कर में पहुंचे थे, और फिर उन्हें वहां से क्या हासिल हुआ ये पता है सबको। अब ऐसे में ईरान कह रहा है कि ये तो हो आए, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो गए थे कि शायद युद्ध से निकल जाए, कुछ मदद हो जाए, और एक तरफ आप ताइवान का कह दीजिए लालच दे रहे थे, दूसरी तरफ ईरान को लेकर परेशानी साझा कर रहे थे, लेकिन दोनों में उनको मुंह की खानी पड़ी है। अब ईरान कह रहा है कि वक्त आया या हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। ईरान उस स्थिति में आप ईरान को देख पा रहे हैं? मनोज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टेटमेंट आया ईरान के साइड से, मुझे लग रहा है कि अपने लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे, और आईजीआरसी के जो मेंबर्स हैं, मुझे लग रहा है उनको भी एड्रेस कर रहे थे कि आपको तैयार रहना है और अमेरिका पे बिलीव नहीं करना है। नॉर्मली हम लोग शुरू से ही देखते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने फरवरी 28 को जो हमला किया था, उसमें वार्ता भी हो रही थी कि अब किसी भी हालत में जो है वो ईरान जो है अमेरिका पे फेथ नहीं करेगा, और
डील भी हो जाता है, तो उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है फेथ नहीं करेगा, अपना सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। जिस तरह से हॉर्मुज़ को हम लोग देख रहे हैं कि ईरान ये चाह रहा है कि हॉर्मुज़ के आसपास जो है कोई भी क्राफ्ट अगर गुजरता है तो फिर पहले जो है परमिशन ईरान को चाहिए। तो उनका ये मानना है कि कोई आपका कोई ऐसा मिसाइल या कोई ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट्स उस रास्ते से गुजरने देने नहीं चाहता है ईरान, क्योंकि इससे ये होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो घेर करके फिर से ईरान पे हमला कर दे और उनका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिफेंस स्ट्रेंथन करने का एक तरीका भी है ईरान का, ताकि अपना जो है सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सके। कोई भी कंट्री का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राइट है कि अपना डिफेंस को कितना स्ट्रेंथन करे, और वो अपने एरिया के आसपास में तो नहीं, कोई कंट्री नहीं वो चाहेगा इतना कि कोई इतना अपने हमारा डिफेंस को स्ट्रेंथन कर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें यूएई, सऊदी और कतर ने कहा कि मालिक आप हमला मत करिएगा, आप तो हमला करके निकल जाएंगे, हमारे यहां तबाही मच जाएगी। है वो स्थिति ईरान की, इसी वजह से ये हुआ होगा। ईरान जिस तरह से हम लोग ने देखा पिछले दिनों से, जो आ रही है इंफॉर्मेशन जो आ रहा है कि अमेरिका के साइड से भी आ रहा है कि लगभग 70% जो है मिसाइल है चाहे ड्रोन है वो भी बचा हुआ है। तो वो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि ईरान अभी मजबूत नहीं है। अगर सेकेंड राउंड का वार भी होता है तो ईरान जो है रिट्रीट करेगा जरूर। और जिस तरह से सीज फायर पिछले 30-40 दिन से जो चल रहा है, इसमें भी ईरान को एक मौका मिल गया कि अपना सिक्योरिटी को, चाहे मिसाइल को या ड्रोन को बना सके, या जो भी इंफॉर्मेशन हो। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईरान के विदेश मंत्री रशिया गए, चाइना गए, इंडिया भी आए, तो किसी न किसी रूप में जो है वो ईरान के प्रति लोगों का सहानुभूति हो या डिफेंस डील हो, रशिया से जरूर जो है डील किसी न किसी रूप में और स्ट्रेंथन किया होगा कि अगर सेकेंड राउंड का अगर वार होता है तो क्या किस तरह से रशिया सहयोग करेगा, चाहे चाइना किस तरह से सहयोग करेगा। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि रशिया के राष्ट्रपति जो है पुतिन चाइना में हैं, वहाँ भी एक डिक्लेरेशन दोनों कंट्री ने किया है कि युद्ध जो है तुरंत बंद होना चाहिए। हालांकि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी यही दोनों कंट्री यही सवाल मैं अगला लेना चाह रहा था, लेकिन आपने छेड़ दिया है, तो मैं अब वापस आपके पास लौटूंगा और यूके देवनाथ सर का भी रुख करूंगा। विकास से का मैं रुख करना चाह रहा हूं। विकास, आप ये रशिया का चीन दौरा जो है, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे, और हासिल क्या होता हुआ नजर आ रहा है वो समझिए। पहले डोनाल्ड ट्रंप गए, उन्हें एक होता है जैसे चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं तो बिस्किट और चाय दे दिया कि ठीक है भाई साहब आप इसमें खुश होइए और चलिए। और फिर जब रशिया, पुतिन साहब जब पहुंचते हैं, 25 साल की आप समझिए दोस्ती की कहानी है, और उसके बाद से जिस तरह से तस्वीरें दिखाई जाती थी, यानी मैसेज ये था कि भाई साहब हमारे लिए रशिया इंपॉर्टेंट है, हम दो मिलकर आपको आने वाले समय में चैलेंज दे सकते हैं। यही कहानी है या कोई और बड़ा मैसेज इसमें छिपा हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, एक मैसेज और भी था कि लगातार अगर हम देखें जिस तरह से लगातार इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है, यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है, और वो उन्होंने दिखा दिया चाइना और रशिया ने एक साथ मिलकर कि हम एक साथ हैं, और कहीं ना कहीं ईरान को जो बैकडोर में जो मदद मिल रही है वो हमसे मिल रही है, और हम ये कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, एक ये चाइना का दौरा जो था वो यूएस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक सबक था। जिस तरह से वो लगातार हमले कर रहा था, तो ये वहां पर जाके तेहरान वर्सेस ताइवान हो गया। अब चाइना के लिए आसान हो गया ताइवान पे भी हमला करना, क्योंकि वो बार बार अगर कोई उस पर उंगली भी उठाएगा तो वो आके यूएस के लिए बोलेगा। यूएस ने भी जिस तरह से मदद की है, यूएस भी जिस तरह से हमले कर रहा है, उस तरह से हमने भी अपने आप को बचाने के लिए अपने जो हमारे अंडर कंट्रीज आती है हम उनको अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैक फायर कर रहा है एक तरह से। वो जो चाहते थे कि जो चाइना मदद कर रहा है ईरान की वो खत्म हो जाए, वो खत्म नहीं हुई। रशिया ने जाके ये एक बिना कुछ कहे चाइना और रशिया ने ये क्लियर मैसेज दे दिया कि हम एक साथ हैं, और कुछ भी होगा तो यूएस के खिलाफ हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, हमारी रणनीति एक साथ रहेगी। हालांकि ट्रंप की कोशिश ये थी कि चाइना को अपने पक्ष में करे और रशिया को अलग थलग करे, ताकि यूक्रेन पे कुछ बात बन सके और ईरान के मामले में भी कुछ बात बन सके, लेकिन वो दिखा नहीं। देखिए, ये इसकी गलती जो है खुद ट्रंप करते हैं। ट्रंप के जो लगातार हर आधे घंटे में नए नए
बयान आते हैं, नए नए जो वो ट्रूथ सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी वो अपने एक बयान फेंक देते हैं, उसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ रहा है। और इसका आप देखेंगे सिर्फ यही नहीं, ब्रिक्स भी जो है एक वो सीधा सीधा जो है कहीं ना कहीं चुनौती साबित हो रही है अमेरिका के लिए। और अब अमेरिका को चीजों को ना कूटनीतिक तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए, आज का समय वो नहीं है कि आप अपने आप को बहुत बेहतर बता सकते हैं। हमने देख लिया, रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन आज भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। चाहे उसके पीछे अमेरिका हो, कोई भी हो, लेकिन युद्ध आज भी लड़ा जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पे हमला करने की समझ कोशिश गया की। विकास, मैं जी। समझ गया आपका इशारा, मैं समझ गया। मैं आपके इसी इशारे को बहुत छोटे प्रश्न में कन्वर्ट करके मैं यूके देवनाथ सर का रुख करूंगा, लेकिन एक बड़ी जानकारी जरा दर्शकों के सामने रख देता हूं। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर है, व्हाइट हाउस में हुई बैठक में मतभेद जो है वो सामने आए हैं। जेडी वेंस के खिलाफ पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो एक साथ आ गए। वेंस ने बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव दिया था, ये सूत्रों से खबर सामने आ रही है। कल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक हुई थी। यूके देवनाथ सर, मतभेद भी देखने को मिल रहे हैं व्हाइट हाउस में। और जो विकास ने हिंट दिया है बहुत छोटा सा, जिसका मैं बहुत छोटे से शब्दों में खत्म करता हूं, कि पहले के युद्ध जो है वो बाहर निकलकर लड़े जा रहे थे। कूटनीति शब्द यूज किया विकास ने। इशारा ये था कि अब दुनिया लड़ रही है, लेकिन अब एक कमरों में बैठकर बातचीत कर रहे हैं दो महाशक्तियां। देखो, होता है ये है कि अमेरिका में कमरे के अंदर बातचीत होती है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस अपनी जगह पर शुरुआती दौर से ही जाने जाते हैं कि थोड़ा नरम रुख हमेशा उनका रहा है। सबका बात सुनते हैं और सबकी बात सुनकर शायद उन पर अमल भी करने की कोशिश करते हैं। इसके एकदम विपरीत देखिए, उनके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ तो एकदम हमेशा से ही कट्टरपंथी एक्सट्रीम राइट विंगर जाते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप की डुप्लीकेट कॉपी हैं कि हिंदी में कहते हैं ना, एक ही पॉलिसी है, ठोको। हर चीज पर ठोको। मार्को रूबियो, जाहिर बात है उनको सिलेक्ट करके ही बनाया गया था। उनका स्टेट डिपार्टमेंट बहुत क्लियर है कि अमेरिका को दुनिया पर दबाव बना के रखना पड़ेगा, अमेरिका को चीन और रशिया पर दबाव बना के रखना पड़ेगा। और छोटे मोटे जो देश हैं, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक पावर्स जो हैं, भारत को कंट्रोल में रखो, तुर्की को कंट्रोल में रखो, ईरान को कंट्रोल में रखो। ये उनकी विदेश नीति रही है। बहुत ही एग्रेसिवली उनकी विदेश नीति है कि कुछ भी हो जाए, इजराइल का साथ हमेशा देना है, इजराइल के साथ खून माफ। मेरे ख्याल से इजराइल दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जो कि अपने ही देश की बाउंड्री के अंदर 72,000 लोगों को, अपने ही नागरिकों को मार डाले। सर, मोहब्बत देखिए ना इजराइल से, मोहब्बत अमेरिका की या ट्रम्प साहब की मोहब्बत आप देखिए। कह रहे हैं कि बीबी बहुत अच्छे इंसान है, मैं जो कहूंगा वो करेंगे। मतलब इस लेवल का वो जो है दोस्ताना या याराना जो है वो देखने को मिल रहा है। आज ही का ये बयान है। देखिए, बयान तो ठीक है। जेडी वांस की दिक्कत ये आ रही है कि वो जो एक्सट्रीम मागा ग्रुप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या एक्सट्रीम व्हाइट सुपरमेसिस्ट ग्रुप जो हैं, जो कि यहाँ समझते हैं कि सिर्फ यूरोप से आए हुए अमेरिकन ही अमेरिका के में बसने के हक में हैं, वो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्यों चुने गए थे? क्योंकि जब एक्सट्रीम रुख अख्तियार किया था उनके ओपोनेंट्स ने वाइस प्रेसिडेंट चुनाव के वक्त, तो अमेरिका में एक मॉडरेशन तो हो ही जाता है। जेडी वांस को बहुत कम लोग विरोध करते हैं। नरम रुख है, मॉडरेट है। जब वो समझिए किसी भी चीज पर बात करते हैं, जिद पर नहीं अड़े रहते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, दूसरे की बात मान जाते हैं। तो हम इसको भारत में हम इसको स्ट्रेंथ कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका में जो मागा ग्रुप है, ये वह जेडी वांस की इस आदत, इस व्यवहार को कमजोरी समझते हैं। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों पर आईआरजीसी का भी पलटवार देखने को मिला है। हमला हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व से भी आगे जाएगा, आईआरजीसी कह रहा है।
ईरानी सेना ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। जवाबी हमले के बाद अमेरिका पछताएगा। माथुर साहब, इशारा कहां है आईआरजीसी का? नहीं, ये आईआरजीसी वो ऐसा है कि ये बताइए तो लड़ाई तो चली रही ढंग से कि हार्मोस का जो उन्होंने सेक्शन पूरा ब्लॉक किया है, वो एक लड़ाई तो दुनिया भर में फैल गई है उनके नहीं, वो साथ। कह रहे हैं हमला लड़ाई हुआ आगे तो जा युद्ध रही है, मध्य उनका पूर्व कहना- से भी आगे जाएगा। हाँ, इशारा किधर है सर? हाँ, हमला हुआ तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, मतलब और भी देशों को इसमें समेटेंगे। मतलब क्या है कि उनकी तैयारी इस तरीके की है, जैसे थोड़े दिन पहले उन्होंने यूएई पे अटैक किया, उसके इलेक्ट्रिकल जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करने का संयंत्र था उसको तोड़ दिया, बम मार के नष्ट किया। ऐसे आसपास के और जो देश हैं, जो अरब देश ही हैं, ये उन पर भी अटैक करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमेरिका को अपने लिए बेस दे रहे हैं। तो अमेरिका के जो बेस बन रहे हैं उनके साथ लड़ने की तैयारी करेंगे। और ये स्थिति एशिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक अमेरिका जैसी एक महाशक्ति है, वो आके बैठ गई है, एशिया में बैठी हुई है, तो एशिया के अंदर बैठने के कारण मुश्किल ऐसी होगी, कर तो हम लोगों को सबके लिए एशिया वर्सेस यूरोप वाली जो अमेरिका कहानी का- देखने को मिल रही है। एशिया में बैठ ही नहीं पा रहे वो। उधर चीन यूरोप- और यूरोप- उधर नहीं, उधर यूरोप चीन में- और रशिया जो आके कह रहे हैं कि हाँ भाई साहब, हेलो आई एम हियर, है ना, हेलो माय डियर फ्रेंड आई एम हियर, वो आके चिढ़ा कर बैठे हुए जी, हैं। जी। और सबसे ज्यादा इज्जत मिल रही है रशिया ये को। क्या नहीं, इसमें क्या है कि मोर्चे अलग अलग जगह खुल रहे हैं। अब ये हाँ। चीन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो चीन में कोई अलग ये एक तो ऑफर लेके गए कि हम पैसे देंगे, ये करेंगे, वो तो हमेशा पैसे का ऑफर रहता है उनके पास। हाँ। तो पैसा हम इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके गए, आपकी जो इकोनॉमी शटर कर रही है, हम इसको बूस्ट करने में मदद करेंगे, ऐसा ऐसा व्यापारियों से बातचीत करी। साथ में ताइवान को सपोर्ट करना और एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी है कि चीन को इधर फंसा के रखा जाए, चीन इस मोर्चे फंसाया जाए। तो रशिया से यूक्रेन पे अभी कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मेरी व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है, तो व्लादिमीर पुतिन से उनको रिपोर्टर ने पूछा कि आपने उनसे फिर क्या संबंध में बात की, ईरान युद्ध के ऊपर क्या बात की? तो ईरान युद्ध पे तो थोड़ी सी बात हुई, पर मैंने यूक्रेन की लड़ाई पे पूरी बात करी। लड़ाई उसकी कहाँ चल रही है, जो रशिया की यूक्रेन के फ्रंट पे लड़ रहा है, तो यूक्रेन के फ्रंट पे मैंने उस संबंध में बात करी है। मैंने और दुनिया के बारे में बात नहीं की, मतलब मैं उनको इस काबिल नहीं समझता हूँ कि उनको सारी दुनिया के बारे में बात की जाए। यही चाइना के साथ कर रहे हैं वो लोग, तो चाइना को वहां रोक रहे हैं, यहाँ इसको रशिया को यहाँ रोक रहे हैं, अलग अलग फ्रंट खोल रहे हैं उनके लिए। तो सबको अलग अलग फ्रंट पे रख के और दुनिया को बताने के लिए हाँ भाई सब अपनी जगह बिजी रहो। और ये जो आईआरजीसी की जो कोशिश है, हम सारी दुनिया को लपेटेंगे, उसमें करेंगे, ये सोचने में थोड़ा गड़बड़ है इनकी। इसको कंडेम करना चाहिए। और अमेरिका को भी, जैसे अमेरिका कह रहा है कि हम इसको खत्म कर देंगे, बात सही है कि अमेरिका अगर उसके जितने भी ऑयल फंड्स हैं अगर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है तो लड़ नहीं पाएंगे बाद में। ठीक है, एक और बड़ी जानकारी ट्रंप के बयान के बाद अगर देखा जाए, शांति प्रस्ताव के बाद जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर दाम में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। $111 प्रति बैरल तक का कीमत जो है पहुंच गई थी। अब कच्चे तेल के दाम जो है $105.70 प्रति बैरल पर पहुंचा। विकास, कल ही ये कहानी जो है देखने को मिली थी और मुझे शायद याद है कि आप ही थे, आपसे मैं जिक्र कर रहा था शायद, कि जो बयान उन्होंने दे दिया कि भाई साहब जल्द ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और दाम में गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद से गिरावट देखने को मिल भी रही है। लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ट्रंप जो है एक इनसाइडर की तरह काम कर रहे हैं, कि पूरा मार्केट का भी अप एंड डाउन वाला जो गेम है वो देखने को मिल रहा है। यूके देवनाथ सर, मैं आऊंगा, आपकी मुस्कुराहट का राज मैं जानूंगा, मुझे पता है आपका ये फेवरेट प्रश्न है, मैं जवाब लूंगा। विकास का रुख कर रहा हूं मैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज सिर्फ सोच नहीं है, पूरी दुनिया मान रही है और अमेरिका खुद इस बात के, अमेरिका के लोग भी मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं इनके बयान है, जब तक इनके बयान आते रहेंगे, देखिए अर्थव्यवस्था तो नहीं सुधरेगी किसी भी देश की, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं और उस कारण जो है मार्केट पूरी तरह से वोलाटाइल हो जाती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके इस बयान से कई लोग जो है वो बहुत ज्यादा पैसा छाप रहे होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं कि उनमें से खुद भी एक हो, क्योंकि जिस तरह से अचानक से तेल के दाम गिरना, अचानक से बढ़ जाना, इसमें जो लोग लगातार जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे वायरल भी होती रहती हैं कि इसमें ट्रंप भी कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और वो देखा जा रहा है लगातार जिस तरह से खबर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ अगर हम इस साइड ट्रेडिंग को छोड़ते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था तब तक नहीं सुधरेगी जब तक ट्रंप अपनी बयानबाजी बंद नहीं करेंगे। ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रही है। और कहीं ना कहीं
इस समय अब ये अमेरिका को उस पर ध्यान देना होगा। हालांकि ऐसा ये भी इतना भी है कि या इसको अमेरिका ऐसे की कर देते हैं ना जैसे मनोज हालात- साहब, इसको ऐसे कर देते हैं ना जो विकास कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी जब तक इस तरह की बयानबाजी ना हो। मैं ये कहता हूं कि ये चीजें तब तक नहीं ठीक होंगी जब तक कि नाकाबंदी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कहानी बदलेगी नहीं। मनोज जी। सप्लाई नहीं बढ़ेगा तब तक जो है स्थिरता नहीं आ सकती है। जिस तरह से हम लोग देख ही रहे हैं कि पिछले लगभग 70 डेज से जो है इस तरह की घटना आ रही है, और उसको खोलना बहुत जरूरी है, तभी एक प्रॉपर सप्लाई हो सकता है। दाम गिरने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो चलते रहेगा, लेकिन जब तक सप्लाई ना हो तो फिर सप्लाई ना हो तो फिर इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगा। और इसी घटना से जो है एक अमेरिका का जो है ट्रस्ट डेफिसिट जरूर बढ़ा है लोगों में, डिफरेंट कंट्रीज में। इसको अचीव करना, इसको करना अमेरिका को बहुत टाइम लग सकता है। जिस तरह से ट्रम्प का जो है सेकेंड टेन्योर रहा है और उसमें उथल पुथल हम लोग देख रहे हैं शुरू से ही। जिस तरह से वेनेजुएला में की घटना घटी, आज क्यूबा में भी जो है एनर्जी क्राइसिस है वहाँ पे भी, और जिस तरह से ये ट्रम्प का रुख के कारण ही इस तरह की घटना घट रही है। मतलब ये हालत तो हो गई है मनोज जी। क्यूबा का आपने जिक्र कर दिया, आप देखिए कितनी अच्छी बात है, आप मेरे पिटारे से वो सारे सवाल और चीजें जो है इंटवाइस आप दे ही दे रहे हैं। क्यूबा भी आंख दिखा रहा है। क्यूबा कह रहा है कि ठीक है, जैसे ईरान ने लंबा युद्ध में आपको आपकी बैंड बजाई है वैसे हम भी करेंगे, और अगर आपने हमें तो परेशान कर ही रहे हैं, लेकिन अगर किसी तरह का हमला होता है तो हम भी आपको लंबे युद्ध में फंसाने का मादा रखते हैं, हमारे लोग भी युद्ध लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी सड़कों पर खून बहेगा। वो क्यूबा भी अब जवाब दे रहा है। जिस तरह से घटनाएं घट रही है, और स्वाभाविक है कि इससे जो है सभी कंट्रीज में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जब ईरान जो है जिस तरह से जो है अमेरिका को परेशान करके रखा है, और जो अमेरिका चाह रहा है वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो स्वाभाविक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि और कंट्रीज के लिए भी एक लेसन होगा। यहाँ तक कि वेनेजुएला के भी लोगों का ये भी मानना है कि हम भी जो है किसी न किसी रूप में अमेरिका को परेशान कर सकते हैं, और जो भी उन्होंने राष्ट्रपति को जो अपने पास रखा हुआ है उसको वो उनको भी लगता है कि एनर्जी मिल सकता है। जिस तरह से पार्लियामेंट ने भी जो है कर्टेल किया है, और ट्रम्प करने वाला है इनके पावर को, और जिस तरह से इलेक्शन भी आने वाला है उससे और कर्टेल हो सकता है। तो स्वाभाविक ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये युद्ध और आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो है अमेरिका किसी न किसी रूप में अलग थलग होगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि सेकेंड टेन्योर में ट्रम्प ने यूरोपियन नेशन के साथ जो है कनेक्शन तोड़ने का कोशिश किया, तो टैरिफ यूरोपियन नेशन पे भी लगाया, जबकि हम लोग पिछले 50 साल के अगर हम बात करें तो यूरोपियन नेशन ऑलवेज जो है अमेरिका के साथ रहा है, और जो अमेरिका का एक डोमिनेशन वर्ल्ड पे रहा है उसमें यूरोपियन नेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यूके देवनाथ सर, क्यूबा जो है वो 300 सैन्य ड्रोन जो है हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। 2000 अगर मैं आसपास हूं, शायद 2023 के आसपास से चीजें कर रहा है, वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी आंख दिखा रहा है सर। इंडोनेशिया ने भी जो है यू टर्न मार लिया, कहा कि कोई भी हमारे बीच समझौता ही नहीं हुआ, जाइए क्या करेंगे आप। मतलब अब क्यूबा, इंडोनेशिया ये भी कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। क्यूबा की तो अलग मजबूरी है चाइना को लेकर, उसकी वजह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और माफ कीजिएगा, इंडोनेशिया की मजबूरी है चाइना की वजह से। और क्यूबा जो है कह रहा है कि ठीक है, हमारा नुकसान क्या ही करेंगे, हम 2023 से रूस और ईरान से जो हमलावर ड्रोन है वो खरीद रहे हैं। तो यानी कहानी अब ये हो गई है कि अब छोटे छोटे जो देश हैं वो भी आंख में आंख डालकर बात करने लगे हैं। हाँ आशीष, हो ये रहा है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया के सारे देश, हाँ, छोटे छोटे देश, मीडियम साइज देश, बड़े बड़े देश भी उनके सामने नतमस्तक रहे। डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिपेंडेंट फील्डिंग करते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते, अपना बल्ला घुमाते रहते हैं, ये उनका ट्रेट रहा है। जिस तरह से उन्होंने कुछ बयान दिए थे जिसमें कि उन्होंने पुतिन को अपना मित्र कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने पुतिन के विरुद्ध कुछ सेंसिटिव नेगेटिव कमेंट्स दिए। ये दिखाता है कि उनके मानसिकता में एक डोनाल्ड ट्रंप इज सुप्रीम, मतलब मैं दुनिया का बेताज बादशाह हूँ, ऐसा एक भावना उनमें है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको अमेरिका में बुला लिया, अपने सामने बुला लिया, पूरी प्रेस कोर को बुला लिया, और जेलेंस्की को जलील किया पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने।
तो इस तरह का जो व्यवहार है ये डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के नजदीक है, जहां उसको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप को कि वह कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहवा सकते हैं। देखिए क्यूबा जो है जाहिर बात है बहुत छोटा सा देश है, गन्ने के अलावा वहाँ कुछ होता नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं जरा हमेशा हैप्पी मूड में रहते हैं, लेजर फेयर हैं, इन द सेंस कि उद्यमी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट मानसिकता नहीं है। क्यूबा के जो लोग हैं उनकी मानसिकता को दो शब्दों में ऐसे बयान कर सकते हैं कि अगर आज का पेट भर गया तो कल की चिंता नहीं करो, या यह है उनकी मानसिकता। तो कम्युनिस्ट शासित था फाइडल कास्ट्रो के समय में। अभी वहां जो गवर्नमेंट है उसको तो पूरा ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने। फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, बेतशाह बढ़ गई हैं। सर वो अच्छा वो आपने छेड़ दिया, मैं भूल गया था वो ये अच्छा वो आपने मुझे याद दिला दिया। मैं इनसाइडर वाला जो मैंने जिक्र किया था, आप मुस्कुरा रहे थे, मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ आशीष, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन रहे हैं, ट्रेडमैन रहे हैं, रियल एस्टेट डीलर रहे हैं, उनको मालूम है कि अगर किस चीज को खरीदना है, चाहे जमीन खरीदना है या शेयर खरीदना है, चाहे वो खरीदें या उनके सहयोगी खरीदें, तो एक बयान दे दो जिससे कि उसकी कीमत गिर जाए। तो वो एक नेगेटिव बयान दुनिया में छोड़ देते हैं कि अब मैं भयंकर हमला करने वाला हूँ, और इस बयान के साथ ही दुनिया भर में शेयर मार्केट टूट जाता है, 500 पॉइंट नीचे चला जाता है। उनके मित्रों को पहले से ही पता रहता है कि ऐसा ये कहने वाले हैं सुबह 9:30 बजे, और 9:45 में जैसे ही वो 500 पॉइंट क्रैश हो जाता है दुनिया भर में, तो उनके मित्र लोग, सहयोगी लोग, एसोसिएट से ठक 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 खरीद लेते हैं, और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ खरीदते हैं कि अब 36 घंटे के बाद ही अचानक फिर बदलाव देखने को मिलेगा, और फिर वो सारी कमाई का जरिया भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत आप हमारे साथ बने। एक और बड़ी खबर मैं बता देता हूं, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तेल टैंकर पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, बिना भुगतान के गुजर रहा था जहाज। ईरान ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर तेल टैंकर पर ईरान ने ड्रोन से हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि बिना भुगतान के ये जहाज गुजर रहा था, इसलिए इस पर हमला किया गया है। माथुर साहब, नया ट्रैफिक सिस्टम जो है वो बनाया गया, और उसके तहत कहा गया कि आपको पहले भुगतान करना होगा, फिर वहां से गुजरना होगा। अब ये हमले क्या बताते हैं? जारी किया है कि आप जो है ईमेल भेजिए, अगर आपका जहाज हमारे हॉर्मुज से निकलता है तो हमें ईमेल भेजिए, हमसे परमिशन लीजिए, हम परमिशन ग्रांट करेंगे तब जहाज लेकर आइए, और उसका क्रिप्टो करेंसी में बताइए अकाउंट के अंदर पैसा डालिए। जब पैसा मिल जाएगा हमारे अकाउंट में, हमको वहां से SMS आ गया, हाँ भाई पैसा आ गया, देन हम आपको परमिशन देंगे, निकलिए। अब इनके बीच में कुछ गड़बड़ हुई होगी, या तो इन लोगों ने कहा होगा हमने पैसा भेज दिया है, या इनकी कंपनी ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया। और अटैक या तो जानबूझ के भी किया हो सकता है, दुनिया को दिखाने डराने के लिए कि ऐसे कुछ गड़बड़ करोगे तो हम तुम्हारे को मार सकते हैं। तो डराना भी एक उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, और ये इस पूरी कोशिश के अंदर ये सारे लोग शामिल हैं। ये लग रहा है कि ये चाहते ये है कि इस पूरे हॉर्मुज को जो वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, तो वेपन तो यूज कर ही रहे हैं ये लोग, सही बात है, और दुनिया इससे बहुत परेशान हो रही है। जो आप देखिए, अब एक VLCC लेके एक पाता है, तो करीबन उसके पास मिलियंस में जो पेट्रोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल नष्ट कर देंगे अगर मान लीजिए, तो उसका सारा बह जाएगा समुद्र के अंदर, तो दोबारा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये चीज इस पॉइंट को लोग समझते हैं, और खुद उनके पास भी तेल है, तो झगड़ा ही तेल का शुरू हो गया। तो ये भी तेल लेके बैठे हैं, ये भी तेल वाले, सब तेल वाले आपस में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हो रही है। अमेरिका भी तेल पे हमारा कब्जा हो जाए, ईरान के पास ऑलरेडी तेल है ही, और उधर ये सब बेचारे जो तेल लेके मर्चेंट शिप्स आते हैं तो उनको ये लोग रोक लेते हैं बीच में। तो ये इन लोगों ने पूरे हॉर्मुज के अंदर जो स्ट्रेटेजी बनाई है शुरू से, पहले वो रेड सी में वही कर रहे थे, हुतीज कर रहे थे, अब ये काम ये लोग यहाँ कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे जो वाटरवेज हैं उसको ये लोग अपने जो इनकी जो प्रॉक्सीज हैं उनके थ्रू गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक लूट का एक जो तंत्र है, मानसिकता है कि जब लूट का पैसा मिले तो अच्छा पैसा है, बाकी मेहनत करके कमाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसको इस ढंग से समझना चाहिए कि ये जब सारी दुनिया के अंदर जो सिचुएशन बन रही है वो यही बन रही है। एक तो सारी दुनिया की इकोनॉमी, मतलब
हमारी जो सारा तंत्र कामकाज की दुनिया है वो सब फॉसिल फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब आपके पास पेट्रोल नहीं होगा तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, एक चीज हो गई। व्हीकल चाहिए आपको, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो काम नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपके पास गैस नहीं होगी तो सुबह उठ के आप खाना नहीं बना सकते हो। तो आपका सारा कुछ तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये दुनिया को एक विकल्प भी दे रहे हैं एक तरीके से कि ठीक है आप करो, तो दुनिया को सोचना चाहिए कि इनके विकल्प की तैयारी करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।